जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी का एग्ज़ाम हमेशा से होता आया है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो जाता है क्योंकि अगर हम एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें या सीजीएल की बात करें, ये प्रत्येक साल आता है। एमटीएस आपका 10th लेवल का है, सीएचएसएल आपका 12th लेवल का है और सीजीएल आपका ग्रेजुएट यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी के लेवल का है। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए आपको जीएस पेपर का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए इस पे हम देखते चलते हैं और ऐसा नहीं है कि ये एसएससी के लिए उपयोगी है, बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो इसमें जितना भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस मैं इस बुक को क्यों चुना हूँ, इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि यूथ का एक काफ़ी विश्वसनीय बुक है ये कंपनी, तो इसी कारण मैंने चुना है। प्लस इसमें जो है आपका चैप्टर वाइज़ दिया गया है और टाइप वाइज़ क्वेश्चन को बाँटा गया है, छोटे-छोटे सब टॉपिक बनाए गए हैं। तो यही कारण है मैंने इस बुक को चुना है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें विषय सूची में देखिए पहले आपका प्राचीन इतिहास है, फिर आप देखिएगा मध्यकालीन है, आधुनिक है, इस तरह बाँटा गया है। और सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि सभी चीज़ों को, भूगोल, ज्योग्राफ़ी, हर चीज़ों को, यहाँ तक कि साइंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो प्रत्येक टॉपिक का होने के कारण मैंने इसे चुना है। चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्लस एक बात और दिया हुआ है, 20 ऑनलाइन परीक्षाओं का 486 प्रश्न पत्र को शामिल किया है। अब भाई अगर इतना क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बाहर से तो आने वाला है नहीं। आप देख सकते हैं कुल कितना है, 13,900 प्रश्न है। इसमें मैं दोहराव वाले प्रश्नों को हटा कर डाला गया है, मतलब जो क्वेश्चन 2 बार आए हैं उसको हटा दिया गया है। तो ये सब आपका टॉपिक दिया हुआ है क्या-क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाया गया है कि किससे कितना क्वेश्चन आता है। तो देख सकते हैं जीके का 1430 है, सामान्य ज्ञान 999, ये सब आपका डाटा दिया हुआ है। तो ये वेटेज आपका दिया हुआ है किससे कितना क्वेश्चन पूछा है, तो ये वेटेज आप लोग देख लीजिएगा। खैर चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए एक बात और मैं बता दूं, एनसीईआरटी किताब सबसे बेस्ट है, उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। मैं उसका भी बना रहा हूँ, आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। चलिए पाषाण काल की बात करते हैं। प्राचीन इतिहास में आप सभी जानते हैं कि पाषाण काल ये सबसे पुराना काल माना जाता है, स्टोन एज जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसका देखिए क्वेश्चन आया पहले, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान, देखिए एक वर्ड आया इसमें खूर का निशान, खूर किसको बोलते हैं, तो कोई भी पंजा, पैर का जो नाखून होता है जानवरों का, उसको खुर कहा जाता है, खुर के निशान के रूप में पाए गए हैं। तो कहाँ पे ये खुर का निशान मिला है, तो देख लीजिए ये महागढ़ा में मिला है। कहाँ मिला है खुर का निशान, महागढ़ा में। देखिए नॉर्मल सा बात है, जब भी खुर आपका ज़मीन पर गड़ जाता है, अगर आप जानवर का खुर देखिएगा तो ये ज़मीन में गड़ जाता है। तो गढ़ कहाँ है, गढ़ दिए महागढ़ा में। अब यहाँ पर सर मेहरगढ़ भी तो है, मेहरगढ़ में गढ़ सकते, लेकिन नहीं भाई वहाँ नहीं गढ़ा गया है। ये कहाँ गढ़ा गया है, महागढ़ा। महागढ़ा में खुर के निशान मिले हैं, क्योंकि गांव कर के ही लोग ऐसा बोलते हैं। और हिंदी में तो मेहरगढ़ हो गया, ये तो शुद्ध वर्ड है। तो खुर जो है ये सब वर्ड गांव का वर्ड है। तो महागढ़ा गांव के लोग ऐसे ही बोलते हैं, महागढ़ा। ये कहाँ पर है, जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ज़िले की मेजा तहसील में स्थित है, बेलन नदी घाटी पर। इसकी खोज कब हुई थी, देखिए 2-3 चीज़ याद करना है। महागढ़ा में किसके बारे में मिला है, तो खुर मिला है। महागढ़ा में क्या मिला है, खुर मिला है। किस जगह पे, उत्तर प्रदेश में, बेलन नदी घाटी के तट पर है। खोज कब हुआ, 1975-76 में। और यहाँ पशु बाड़ा का भी साक्ष्य मिला। अब देखो पशु मिल गया, तो पशु में मवेशी का खुर था इसलिए गढ़ दिए, खुर था इसलिए क्या किए, गढ़ दिए। बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सुअर, इस सब का भी प्रमाण मिला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ क्या थे, माइक्रोलिथ से डैश, सिक्के, कपड़े, पत्थर के औजार। तो आप देख लीजिए माइक्रोलिथ, ये माइक्रोलिथ क्या थे, पत्थर के औजार। आप ऐसे ही देखिए प्रारंभिक मनुष्य है, तो प्रारंभिक मनुष्य सिक्का का इस्तेमाल तो करता नहीं होगा भाई, वो सब तो नंगा पुंगा रहता था, तो कपड़ा भी नहीं पहनता था। मिट्टी का पात्र भी बाद में आया, क्योंकि पहले आप लोग जानते हैं वे भी पेड़ों वगैरह पे निवास करते थे, तो मिट्टी भी उसके पास नहीं होगा, तो पत्थर के औजार भी लोग बनाते थे जिससे जानवर को मारा जा सके। तो माइक्रोलिथ्स का मतलब क्या हो गया, पत्थर के औजार। तो बस वही देखिए पत्थर का औजार है। पहले छोटे ब्लेड पर क्वार्ट्ज, चट, जैस्पर, आगेट, सिलिका पत्थरों से बना होता था। लंबाई कितनी होती थी, 1 से 5 इंच। अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो ये सब भी आ जाएगा, लंबाई 1 से 5 इंच। उपकरण नुकीले। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पर आया, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। तो देखिए भीलवाड़ा जिला में क्या है, कोठारी।
जी नदी के तट पर बागोर, बागोर जो है सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है बागोर। और यहीं से इसी काल से जो है आपका शव को दफनाने की प्रथा मानी जाती है। कौन काल से? पाषाण काल से। देखिए यहाँ पर ऊपर में हम लोग पढ़े हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पाषाण काल में ही सबसे पहले शवों को दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पाषाण है? तो पूरा पाषाण क्या है? तो पूरा पाषाण स्थल हुनसांगी को कहा गया। पूरा पाषाण किसको कहा गया? हुनासांगी को। हुनसांगी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। हुनसांगी कहाँ है? कर्नाटक में है। यह एक प्रारंभिक पुरा स्थल है। अच्छा, बुर्ज होम पता है कहाँ है? ये तीनों आप लोग खुद से ढूंढिएगा। बुर्ज होम कहाँ है, मेहरगढ़ कहाँ है, चिरांद कहाँ है। चलिए यहाँ मिल ही गया, आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं मिली। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में है। हुनसांगी कहाँ था? कर्नाटक में। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान में भी है इसके कुछ भाग और पाकिस्तान में भी है, क्योंकि बहुत बड़ा है मेहरगढ़। चिरांद कहाँ है? सारण बिहार में। तो एकदम रट लेना है। आप बोलेंगे सर कैसे रटें? बुर्ज होम तो सीधा सीधी वे में बोले, जम्मू कश्मीर में पहले कोई ज़मीन नहीं ले सकता था। किस धारा के तहत? धारा 370 के तहत। अब हालांकि ये धारा 370 हट गया, तो वहाँ पर कोई होम नहीं, अपना घर नहीं बना सकता था बाहरी लोग। तो जम्मू कश्मीर धारा 370 बुर्ज होम याद रह जाएगा। किसने हटाया था धारा 370? तो नरेंद्र मोदी ने हटाया था। अब आता है मेहरगढ़। तो गढ़ने का काम कौन करता है? गढ़ने का काम पाकिस्तान के लोग करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम लोग रहते हैं, वे लोग अपने आदमियों को गढ़ते हैं मरने के बाद। तो मेहरगढ़ कहाँ हो गया? बलूचिस्तान और पाकिस्तान। अब चिरांद तो सीधा सीधी बिहार का लोग होता है, मारिक चिरी दबो फाड़ी दबो। तो चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? बिहार का लोग करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। अब है सेल्ट। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। तो सेल्ट जो नवपाषाण कालीन है ये क्या है? तो देखिए नाम में ही लगल है सेल्ट। तो सेल्ट क्या होगा? सेल्ट इरंग का चीज़ होता है। सेल्ट हम सेल्ट ने एकरा पढ़बे बेल्ट। अब अगर पढ़ें बेल्ट, तो बेल्ट मेरा घर तो नहीं होता है, मकबरा भी नहीं होता है, बेल्ट कलश भी नहीं होता है। बेल्ट क्या है? वो उपकरण है जिससे हम क्या करते हैं? अपना डाँडों बांधते हैं कस करके, ताकि जिनसवा उतरे नहीं। तो सेल्ट भी वही हो गया, उपकरण है वो। सेल्ट याद रखिएगा, बेल्ट से बेल्ट क्या है? एक उपकरण है जिससे हम अपना जीन्स को टाइट करते हैं। हालांकि ये सेल्ट है क्या वास्तव में? तो सेल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। यह पूरा पाषाण काल में लोगों ने पालिश किए गए पत्थर के औजार से और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिसे सेल्ट कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो प्राग ऐतिहासिक, पराग मतलब देखो पराग, बहुत पराग, पराग खाता है तुमरे, बहुत पराग खाता है। पराग खाता है तो पराग वाला बात कौन करता है? परा परा, पूरा पूरा। ठीक है, पराग पूरा पूरा खाता है, ऐसे याद रखिएगा। प्राग ऐतिहासिका, तुम पराग खाता है, पराग। आप ऐसे गलत वर्ड लिखिए, याद रह जाएगा। पराग से पराग, पराग से पूरा, पूरा से पूरा पाषाण कालीन। तो पूरा पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। पूरा पाषाण में क्या हुआ? मानव ने पत्थर का औजार बनाया। मतलब पराग खाता है तो परा परा पत्थर बनाने लगा, परा परा पत्थर, ऐसे याद रख लीजिए। इसका टाइम कब है? 25 लाख साल से पूर्व से 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। अभी वैसे आपको पता है या नहीं, पराग का दाम 25 रुपया, एक पराग का दाम। ठीक है, पराग का दाम कितना है? 25 रुपया। तो 25 लाख साल से 3000 साल पहले तक माना जाता है पूरा पाषाण, ध्यान रखिएगा। और इसी तथ्य में मानव का इतिहास जो है 99% इसका विकास हुआ है। इसका अवशेष कहाँ मिला है पूरा पाषाण का? तो तमिलनाडु का पलवरम में, बदमदूरे में, अतिरमपक्कम में। हालांकि इतना टेढ़ा वर्ड नहीं देगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। अगला है आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला में। तो काफ़ी सारा जगह पे मिला है। हालांकि मेन देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये आता है कि कितने भाग में बांटा गया है। तो मेनली 3 भाग में बांटा गया है। क्या क्या है? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, याद रखिएगा। तो इतना तो याद रह गया। प्राग ऐतिहासिक, पराग खाता है तो पूरा पाषाण कालीन। अब देखिए गर्त आवास। अभी हम जस्ट बोले मार ही दबो, गर ही दबो, मारने गढ़ने का काम कहाँ करेंगे? तो यहाँ पर देखिए मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ तो हिंदू नाम है, तो मेहरगढ़ तो होगा नहीं। एक उधर वर्ड पढ़े थे, क्या पढ़े थे देख लेते हैं एक बार फिर से। महागढ़ा, महागढ़ा में खुर का निशान मिला था। लेकिन यहाँ देखो महागढ़ा तो नहीं है, यहाँ तो गढ़ने की बात कर रहा है, गर्त का बात कर रहा है। तो गर्त कहाँ है? बुर्ज होम में है। बुर्ज होम में गर्त है। होम, होम बना करके बूढ़ा लोग को क्या करते हैं? गौर देते हैं, याद रखिएगा। बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। एक चीज़ और चलिए आ गया दिमाग में, कश्मीर में आपका गुज्जर बकरवाल
एक आपका, अब बोलेंगे सर गुज्जर बकरवाल, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो गुज्जर बकरवाल की बात करें, ये आपका एक चरवाहा समुदाय है जो कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं बकरवाल, बुर्ज होम मतलब क्या हुआ? गर्तवास। देखिए गर्तवास जो हम बोले मार के गढ़ देंगे, ये वही है, प्राचीन भूमिगत गर्तवास, मतलब ज़मीन के नीचे घर बनाना। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर, देखिए हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा है कि कहाँ पे एक ऐसा शव मिला है जहाँ मालिक के मरने पर उसको पालतू कुत्ते के साथ दफनाया गया है? तो बुर्ज होम में मिला है। अच्छा, मेहरगढ़ की अगर बात करें तो मेहरगढ़ में आपका जौ मिला है, मतलब वहाँ पर खेती की जाती थी सबसे पहले। अब देखिए बुर्ज होम, देखिए फिर आ गया बुर्ज होम नवपाषाण योगीन स्थल है, कहाँ का? अभी जस्ट पढ़े हैं, जम्मू कश्मीर, कोई माथापच्ची है ही नहीं। तो बुर्ज होम नवपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन के दौरान गहरी गड्ढे में पत्थर की खुलाड़ी, हड्डी के औजार, भूरे जले हुए मिट्टी के बर्तन, और देखिए अभी ये चीज़ अभी मैंने पढ़ा, कब्र में पालतू कुत्ते के साथ कहाँ दफनाया गया? बुर्ज होम में। कहाँ पे है? कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा लगी थी? तो धारा 370 लगी थी, अब हट गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़, देखिए फिर आ गया आपका मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ गढ़ने का काम कौन करता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो ऑप्शन एम नहीं है, तो बलूचिस्तान कर दीजिए, ठीक है। तान मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती है या पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान यहीं दे दिया था। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, मैं हवा में नहीं डाल रहा हूँ। एसएससी आप चाहें तो ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो मेहरगढ़ देखिए वहाँ पे लिख दिया था बेलन दर्रा, बेलन नदी, यहाँ पे बोलन नदी। तो बोलन नदी ही सही स्पेलिंग है, हालांकि बेलन नहीं है, और कहीं कहीं बोलन दर्रा भी बोलता है, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बोलन दर्रा के पास है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से सबसे पहले प्राचीनतम कृषि और पशुपालन होता था। अगला है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पे है? देखो इनाम देने का काम कौन करेगा? तो पता है मेरे एगो अंकल हैं, नाम है प्रणेश बर्नवाल। आप चाहें तो इनका भी यूट्यूब चैनल भी आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा। तो वो रहते हैं महाराष्ट्र में, वो कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में। और वे बच्चों को बहुत इनाम देते हैं, बच्चों से उनको बहुत लगाव है। तो महाराष्ट्र में वे रहते हैं तो बच्चों को इनाम देते हैं। कौन रहते हैं? मेरे प्रणेश अंकल रहते हैं। तो इसी कारण से महाराष्ट्र में इनाम गाँव है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरे जगह नहीं हो सकता। वे महाराष्ट्र में रहते हैं, नांदेड़ में। कोई जाइएगा तो पता पूछ लीजिएगा हमसे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इनाम गांव कहाँ रहते हैं? इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यह कहाँ पे है? भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी के तट पर है। यह भीमा नदी की सहायक नदी कौन है? घोड़ के तट पर है। अब यह ताम्रपाषाण चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो भीमा नदी की सहायक नदी कौन है? घोड़ नदी है। अब आता है पुरातत्व स्थल कोली डहवा। देखिए कोल दिया डहवा के कहाँ? उत्तर में। अब देखो हम पूछने गए किसी से कोली डहवा कि कोली डहवा कहाँ पे है? बोला कि भैया हम उत्तर नहीं जानते। क्या बोला? उत्तर हम नहीं जानते हैं। तो बोला ठीक है, उत्तर नहीं जानते हो तो उत्तर प्रदेश मार देते हैं। बोला ठीक है सर आप मार दीजिए, आपका बात थोड़ी गलत होता है। तो कोली डहवा कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देखिए सर्वप्रथम नवपाषाण काल में सर्वप्रथम जो है आपका गेहूँ जौ की किस्मों को यहीं पे उगाया गया था। जौ और गेहूं की किस्मों को यहीं पे उगाया गया था। कोली डहवा और मेहरगढ़ एक ऐसी बस्ती थी जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। कहाँ पे? मेहरगढ़ में और कोली डहवा में। कोली डहवा हो गया आपका उत्तर प्रदेश और मेहरगढ़ का हो गया बोलन दर्रा कश्मीर, ध्यान रखिएगा। कोली डहवा के बारे में क्या है? यह इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ से 6000 ईस्वी पूर्व में धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। नवीनतम खोज क्या हुआ? नगर के जिले लोहरा देव से प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस की मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो मानव इरेक्टस की खोपड़ी जो पाई गई है वह हथनोरा में पाई गई है। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ पाई गई? हथनोरा में। अब ऐसे पटना कहाँ है? पटने में क्या मिला है पता है? शायद ये अंडा मिला है, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन अंडा ही था। अंडों के अवशेष प्राप्त हुए। शुतुरमुर्ग का अंडा पटने में मिला है। ये क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का एक
गांव है। हथनोरा क्या है? नर्मदा घाटी का एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस की खोपड़ी पाई गई है। तो कहते हैं मार करके खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारा। तो मार करके खोपड़ी खोल देंगे किससे? हाथ से नोरा, खोपड़ी खोल देंगे, नोरा नोरा। इसका अवशेष कब मिला है? तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। कब? 1982 में। तो मार के खोपड़ी खोलेंगे किसका? होमो इरेक्टस का। किससे खोलेंगे खोपड़ी? हथनोरा से, ध्यान रखिएगा, होमो इरेक्टस, हथनोरा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखो 5 को बोला गया, क्या? जंगली कुत्ता और 12 सिंघा, ये 2 को चीज़ें। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं पहले। वैसे हमको लगता है ये गुप्त कराल में ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं पहले आंसर क्या है। नहीं, बुर्ज होम में है, थोड़ा गलती हो गया मेरा, ये चलिए सुधार लेते हैं। तो बोला क्या गया? 5 जंगली कुत्ता और 12 सिंघा के अवशेष। अच्छा देखिए, हम गलती जान करके कर दिए। बुर्ज होम यहाँ पे था ना। बुर्ज होम मतलब क्या होता है? जहाँ कुत्ता को भी दफनाया गया था, केकर संगे, मालिकों के संगे। तो जब कुतवा के दफनाए ना, तो वही कुतवा, ये जंगली कुतवा को दफनाए थे। कहाँ पे? बुर्ज होम में। बस ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। गुप्त कराल नहीं होगा, बुर्ज होम होगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात है, हम भी इंसान हैं, रोबोट थोड़े हैं जो गलती नहीं होगा। बुर्ज होम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। बुर्ज होम में जंगली कुत्ता और 12 सिंघा के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। जॉर्वे कल्चर, जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथ, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, हाँ या जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में कहाँ पे है? तो देखिए अभी हम बताएं ना, मेरे अंकल एगो रहते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बच्चों को क्या देते हैं? वे इनाम देते हैं। और वैसे वहाँ पर भी रहकर गांव में ही रहते हैं। तो जब वे इनाम देते हैं तो उन्होंने एक नया कल्चर ही शुरू कर दिया बच्चों को इनाम देने का महाराष्ट्र में। तो इस कल्चर का नाम उन्होंने रख दिया जोरवे कल्चर, कि हम जोड़ेंगे, सब बुतरू को पकड़ के जोड़ देंगे। तो जोरवे कल्चर, ध्यान रखिएगा। अब आता है तो जोरवे संस्कृति क्या है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। और एक बात पता है, जैसे कि हम जब भी उनके यहाँ जाएंगे ना, तो तांबा का बर्तन में हमको खाना खिलाएंगे। तांबा का बर्तन में थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा सा मेहमान नवाजी अच्छा होता है इसीलिए। और वहाँ पर नॉर्मल सा बात है, अब इतना इज्जत देंगे तो पंडित जी जैसा इज्जत देंगे तभी तो हमको खिलाएंगे भाई तांबा में। तो M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की, पांडे ने, ठीक है। और यह है किस जगह? अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के किनारे है, परवरा के तट पर स्थित एक गांव है, ठीक है, जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब जोरवे संस्कृति का प्रमुख स्थल, तो एगो तो भैया हो गया इनाम गांव, एगो हो गया जोरवे, बच्चा लोग को जोड़ते हैं इनाम दे दे करके। बगल में नासिक भी है, दायामबाद है, चंदौली है, सोना गाँव है। सोना उन बहुत बनते हैं, हाथ में सोना का अंगूठी रहता है उनका, सोना गाँव। और चंदा भी बहुत देते हैं, बांटते हैं, चंदौली, ध्यान रखिएगा। अब जोरवे का काल कब से है? 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक, 1400 से 700, ध्यान रखिएगा। हम भी गए थे तो 14 दिन के लिए ही हम भी जाने का प्लान बना रहे हैं, बेसी नहीं। 14 दिन का प्लान रहेगा, सोचेंगे 7 दिन, लेकिन हो जाएगा 14 दिन। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आज देखिए भैया, जम्मू कश्मीर में क्या होगा बिना देखे बता दीजिए? बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या मिला है? कुत्ता का अवशेष मिला है, 12 सिंघा का सींग मिला है, जंगली कुत्ता का अवशेष मिला है, ये सब चीज़ है। फिर तुम्हारा दफनाने का भी क्रिया सबसे पहले बुर्ज होम का आ रहा था। अरे वो वहाँ क्या पढ़ते हैं? मेहरगढ़ा, गढ़ा, मेहरगढ़ नहीं, मेहरगढ़ा। तो बस वही सब चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अब चलिए पहला लेसन आपका इसका कंप्लीट हो गया। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु, ओकर बगलम जे आदमी रहे ओकरा कहे हिंदू, वहाँ का आदमी जे भाषा बोले ओकरा कहे हिंदवी, ठीक है, ये सब ध्यान रखियो। अब आता है निम्नलिखित का मेल कीजिए, ये सबको आपको मेल करना है, कौन किससे मिलेगा। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? देखिए मोहनजोदड़ो में आपका ग्रेट, नहीं देखिए जो पहले हमको मिलता है समझ में आ रहा है, पहले हम उसको लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमको जैसे लगता है कालीबंगा का अगर बात करें, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट दिया हुआ है। चलिए मिलाने का कोशिश, देखिए एक तरीका ये भी, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं पहले तरीका सोचता हूँ कि भाई किस में क्या है। अब देखिए सबका यहाँ मान, अच्छा सबका मान ही बदल दिया है। लोथल का बात बोले ना तो लोथल पत्तन होता है, ये तो हम एको कटी कन्फ्यूज़ नहीं है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, कालीबंगा में आपका हल्के चिन्ह मिले हैं,
और हड़प्पा में स्टेच्यू ऑफ पृष्ठ मिला होगा, ये इसमें हम थोड़ा डाउट में, लेकिन बाकी 3 मिल गया तो एक हम कर ही सकते हैं। तो लोथल का पत्तन, तो भैया 2 का डी होगा, या जो भी बोलिए, डी का 2 होगा, डी का 2 एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर ए में। अगर आगे आपको नहीं भी आता है तो भी चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा अच्छा से कि भाई ए को मिल गया तो हम आसानी से खोज सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, स्नानागार मिला। हड़प्पा में क्या मिला, स्टैच्यू ऑफ पृष्ठ। अच्छा, तोरी के पुजारी की प्रतिमा, एगो आदमी का फोटो दिखाया था 12 क्लास में, एगो आदमी था, ओकरा दाढ़ी हल्का हल्का था, इलंका लाइन खींचल था। आप देखिएगा एनसीईआरटी का किताब ना 12 क्लास का, तो आपको दिख जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता लेसन 1 क्लास 12, उसी में दिया हुआ था पुजारी की प्रतिमा। ये स्टैच्यू ऑफ पृष्ठ, ये अंग्रेजी वर्ड लिख करके मेरा दिमाग का दही कर दिया। कालीबंगा में हल्का चिन्ह मिला है। लोथल आपका पत्तन नगर था, मतलब जहाँ से व्यापार होता था। चलिए आप देखते हैं आगे, अफगानिस्तान में क्या मिला है। तो हड़प्पा स्थल का, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान का लोग ना बड़ी घनघनाता है, स्वर्तगोई। अफगानिस्तान में जो है आपका स्वर्तगोई ही स्थित होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर, 16 का ये है ना, बिल्कुल। देखिए हर बार गलती मेरा नहीं होता है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कहाँ है, स्वर्तगोई में है। अरे देखिए मुंडी गांक भी आपका क्या मिला है, अफगानिस्तान में। आप ऐसे याद रख लीजिए, अफगानिस्तान मतलब वहाँ पर लोग गढ़ता है, मुस्लिम लोग नॉर्मल सा बात है, दफनाने का काम करते हैं, तो मुंडी भी गढ़ देते हैं। तो मुंडी गांक, कोई दिल पे मत लीजिएगा, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अफगानिस्तान में क्या है, कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम क्षेत्र में है स्वर्तगोई। स्वर्तगोई का है कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। देखिए बिटुमेन आपका बाद का खोजा हुआ चीज़, आप जानते हैं पहले उतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि जो कि ज़मीन के अंदर से ये सब चीज़ निकाला जा सके। तो बिटुमेन, मधुमोम, ये सब जो है ना आधुनिक टेक्नोलॉजी है। ये तो मोहनजोदड़ो प्राचीन टेक्नोलॉजी की बात है, तो प्राचीन का बात है तो प्रकृति वाला चीज़ ही चलेगा। तो प्राकृतिक चारकोल, जो महास्नानागार बनाया गया था उसमें प्राकृतिक चारकोल चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया था। देख लीजिए वही है। अब ये एकदम याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में आपका क्या मिला है, स्नानागार मिला है और अन्नागार भी मिला है, दोनों बड़ा कंफ्यूज करता है। अब मोहनजोदड़ो है कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। स्थापत्य कला का उदाहरण है, यहाँ स्नानागार मिला है। इसकी लंबाई कितनी है, 11.89 मीटर, और गहराई कितना है, 2.44 मीटर, चौड़ाई कितना है, 7 मीटर। ठीक है, नीचे तक पहुँचने के लिए सीढ़ी उड़ी बना दिया है। नॉर्मल सा बात है भाई, सीढ़ी नहीं बनाएगा जाएंगे कैसे। चलिए आगे देख लेते हैं हट्टी। तो ये प्राकृतिक चारकोल से बनाया गया है। यहाँ पर जल भरने का भी व्यवस्था किया गया, निकालने के लिए नली बनाया गया। अब देखिए लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था, ये हमको थोड़ा मोड़ा याद है, वितिस्ता ही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, नहीं गलती हो रहा है, थोड़ा ध्यान से आशीष राज, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा गया है, हिंदोस कहा गया है, याद रखिएगा। अच्छा हाँ, ईरानी लोग जब आए थे तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस कहा था। मैंने चैप्टर का शुरुआत में ही बताया था कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग हिंदू कहलाए थे, वहाँ की भाषा हिंदवी कहलाई थी, और ईरानियों के द्वारा इनको हिंदोस कहा गया था। ठीक है, और वितस्ता तो आपका नदी है भाई। चलिए देख लेते हैं आगे। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों, इतना लंबा मत याद कीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, और ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। कभी कभी सहायक नदियाँ भी पूछ देता है। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ईरान के लोग इसको क्या बोलते थे, हिंदू कहते थे। ठीक है, और ग्रीक के लोग क्या कहते थे, इंदोस, और रोमन लोग इंडस कहते थे। ये सब आपका क्लास 12 एनसीईआरटी लेसन 1 में है। तो ईरान लोग क्या कहा, हिंदू, ग्रीक लोग क्या कहा, इंदोस, रोमन लोग क्या कहा, इंडुस। अब आता है देखिए देमाबाद। देमाबाद कहाँ पे है, तो अभी जस्ट मैंने कहा था देमाबाद। आप याद कीजिए, मेरे अंकल मैंने कहा बड़ा दयालु हैं, वे बच्चों को क्या बांटते हैं, इनाम बांटते हैं, इनाम गांव। वे मेरे क्या करते हैं, बच्चों को इनाम बांटते हैं, इनाम गांव। तो इनाम गांव दया करते हैं बच्चा लोग पर, दयालु हैं, तो कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, क्या कि मेरे अंकल से जुड़ा हुआ है। तो देमाबाद कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। और सहायक नदी क्या है, परवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस स्थल की खोज किसने की, बीपी बोपर्दीकर ने की थी। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है।
तो भैया पाकिस्तान में क्या नहीं है, आप अभी जस्ट पढ़े भाई, स्वर्तगोई कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, ये तो ध्रुव सत्य है। तो भैया नहीं है, हमको पूछा है तो यही नहीं होगा, ये तो अफगानिस्तान में है, तो बस हम सी नंबर। अब बाकी हम जाने तैयो बढ़िया, नहीं जाने तैयो बढ़िया, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना। कोटजी, देखिए नाम से ही लग रहा है कि मुस्लिम नाम है। कोटजी, चनहुदड़ो, बालाकोट, ये सब कहाँ है, पाकिस्तान का है। जैसे याद कीजिए आप, बस आपको याद करना है। स्वर्तगोई देखिए आपका अफगानिस्तान में है, और कोटजी, बालाकोट, चनहुदड़ो कहाँ पे है, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में है। जैसे याद कर सकते हैं, बस याद करना है। ज़िंदगी ऐसे ही नहीं काट देना है, एसएससी निकाल के काटना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल से संबंधित है। हड़प्पा में देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक नाम आया हम्पी, हम्पी पंपा देवी, किसी को याद आ रहा है हम्पी पंपा देवी कुछ। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी आपकी, वो आपकी हम्पी थी, ठीक है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो मैं बता देता हूँ, सुनना तो आपको पड़बे करेगा जैसा भी है, पर ठीक है ठाक है, आपका हाथ में मोबाइल है, कट भी कर सकते हैं। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी, और उसकी राजधानी हम्पी थी। तो यहाँ तो बोल रहे हो हड़प्पा, ये तो आ गया विजयनगर, ई नहीं होगा, डी नंबर काट दो। लुम्बिनी, लुम्बिनी तो आप लोग जानते हैं भैया, इस सारनाथ वगैरह चला गया, बिहार वगैरह में चला गया, यो नहीं हो सकता है। अब आ गया कौशल और धोलावीरा। कौशल शायद आप देख लीजिए, कौशल नरेश किसको बोलते हैं, राम भगवान को बोलते हैं, तो ये सब अयोध्या का बात हो गया, तो भैया अयोध्या में नहीं होगा। हड़प्पा कहाँ चला गया, अब भैया ए काट दिए, सी काट दिया, डी काट दिया, बच गया बी, सॉरी बच गया सी, धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो धोलावीरा आपका हो गया हड़प्पा में, किसने खोजा था, जगपति जोशी ने खोजा था। अच्छा, यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। देखिए याद करने का एक और तरीका, गुजरात से हमारे मोदी जी, अब मोदी जी हैं तो वो तो चाहेंगे ही गुजरात शहर को हम फेमस करें, तो फेमस करने के लिए उन्होंने धोलावीरा शहर का हिस्सा सहारा लिया और उसको 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी। अब देखो राजस्थान का बात है, देखो अभी हम जस्ट बताए थे कि महाराष्ट्र में मेरे एगो अंकल रहते हैं, वो इनाम बांटते हैं, वे क्या बांटते हैं, इनाम बांटते हैं। अब अगर इनाम बांटते हैं गांव में, तो गांव में इनाम बांटते हैं, और अभी मैंने कहा था कि वहाँ पर क्या होता है, तांबा का थाली मुँह हमको गए थे खिलाने का बात बोले थे, याद है ना। तो तांबा का थाली में खिला रहे थे, तो राजा लोग जैसा व्यवहार करते हैं, तो राजस्थान से आए लाए होंगे तांबा। तो तांबा कहाँ से लाए थे, राजस्थान से, और राजस्थान में किस जगह से, तो खेतड़ी अंचल से लाए थे, राजस्थान का खेतड़ी अंचल से ही तांबा आया था। और पहले के टाइम में अगर हड़प्पा की बात करें तो राजस्थान के खेतड़ी से और एक ओमान से लाया जाता था, ये भी क्लास 12th में था आपका। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व में जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई थी, तभी से यहाँ तांबा प्राप्त होता था, और एक मैंने क्या बताया, ओमान से। और उस टाइम के लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, उस टाइम के लोग कांसे, तांबे, चांदी, सोना से परिचित थे, लेकिन लोहा के बारे में परिचित नहीं थे, लोहा के बारे में जानते भी नहीं थे वो लोग। तो भैया थोड़ा अगर अच्छा लग रहा है ना, तो मेरा नंबर पे आप फ़ोन वोन भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक तो कीजिएगा ही, कमेंट भी कर दीजिएगा, अपना दोस्त उसके पास भेज भी दीजिएगा। अब आता है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला है। देखिए नाम आ गया क्या, टेराकोटा। अब देखो टेराकोटा हल का बात बोलें तो टेराकोटा, अब देखिए पहला बात, कश्मीर में आपका बुर्जहोम था, तो टेराकोटा छोड़ दो। लोथल में भैया व्यापार होता था, इहो छोड़ दो। अमनीनाल हम जिंदगी में नाम नहीं सुने हैं, तो टेराकोटा हल मॉडल कहाँ का है, बनवाली का है। टेराकोटा हल मॉडल कहाँ का है, बनवाली। वन को ये लोग खोद खोद के क्या बना रहा था, खेत बना रहा था, टेरिकोटा हल मॉडल। तो टेरिकोटा हल मॉडल कहाँ का है, यह हरियाणा का हिसार जिला में है, ठीक है। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के तट पर था। अब बनवाली किसके द्वारा खोजा गया, आर.एस. बिष्ट के द्वारा। बनवाली देखो, जो अब सीधा सा वे में देखिए कैसे याद करेंगे कि बनवाली को खोजा किसने था, तो आर.एस. बिष्ट ने खोजा था। आप ऐसे समझिए, मेरी एक गर्लफ्रेंड मान लेते हैं, है नहीं, मान लीजिए, वो बड़ी बनती संवरती है, इतना बनती है नहीं 1 घंटा लग देती है मेकअप और तैयार होने में। हम लास्ट में बिष्टी गए, न भा हमारी तोरा से बात करना बेकार, 1 घंटा मेकअप में लागे छो, तो बिष्टी गए, तो बनवाली क्या हुआ, बिष्ट हो गया, बनवाली बिष्ट, आर.एस. बिष्ट, ध्यान रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई की शुरुआत की? तो देखिए, अब इतना ज़्यादा वो परेशान कर दी, हम लास्ट में बोले भाग हम चलें अपना कुआं अलग खोदेंगे और अपना घर अलग बसाएंगे। तो धोलावीरा का शुरुआत किसने किया था? RS बिष्ट ने किया था। काहे बिष्टी गए थे? काहे बिष्टी गए थे? तो नॉर्मल सा बात है, वो बनती सवरती बड़ी थी इसीलिए बिष्ट गए थे, और हम अपना कुआं अलग खोल दिए, अलग जगह हम रहने के लिए चले गए RS बिष्ट में। कब? 1990 में। ये बात और है, 1990 में मेरा जन्मो नहीं हुआ था। और धोलावीरा किस लिए फेमस हुआ था? ये किए थे मोदी जी फेमस, गुजरात में थे धोलावीरा। तो ये तो याद रहिए जाएगा, धोलावीरा गुजरात में, गुजरात के कच्छ के रण में है। और इसका खोज जो है जगपति जोशी ने सर्वप्रथम किया था, बाद में RS बिष्ट ने इसका उत्खनन कराया था, ध्यान रखिएगा। RS बिष्ट ने, बनवाली, धोलावीरा, ये सब ध्यान रखना है आपको। अब आता है धोलावीरा और लोथल। तो देखो, लोथा आदमी सब जो होता है ना, वो सब व्यापारी लोग होता है। पेटवा निकल जाता है बहुत। पेटवा किसका निकलेगा? गुजरात वाले का निकलेगा। आप देख सकते हैं, अमित शाह को देख सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात में आपका क्या है, गुजरात में ही आपका लोथल भी है और धोलावीरा है। व्यापार जहाँ अधिक होता है ना, लोथल आपका क्या है, एक व्यापारिक केंद्र है। तो व्यापार सबसे अधिक गुजरात में होता है। अभी भी पैसे वाले लोग गुजरात में ही रहते हैं, और लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते। वो खाली झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में नौकरी सबको खोजता है। तो धोलावीरा गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। अच्छा देखिए, हर जगह अलग अलग आपको कुछ मिल रहा है, तो देखिए थोड़ा डिटेल है, ये लोथल के बारे में बता रहा है, ध्यान रखिएगा। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। लोथल क्या था? बंदरगाह था। और लोथल कहाँ है? भोगवा। अब देखिए, लोथा आदमी जो है ना, भोगता बहुत है। बहुत लोथा हो जाइएगा ना, बाद में दिक्कत क्या हो जाएगा, अब जब मरिएगा ना तो आपको लदा के लेने वाला कोई नहीं होगा, बोलेगा भा मरी, मेरा गंगा नदी गड़िया में बैठा के ले चलो, भोगी लिल को बहुत ज़िंदगी है। तो लोथल में भोगता बहुत है, ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी। मेरा बात क्या दिल पे नहीं लीजिएगा, दिल पे लगेगा तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए। देखो, हल कहाँ खोजा जाएगा? तो जहाँ पर खेती होता होगा, खेती सबसे पहले कालीबंगा में। कालीबंगा में आपका हल का अवशेष मिला है, हल मिला है मतलब, फिर आपका राख का अवशेष मिला है, सब कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है। लोथल पहले ही मैंने बोल चुका हूँ कि व्यापारिक केंद्र है, अगर व्यापारिक केंद्र है तो फिर हल का ही मिलेगा। बनवाली में औरत लोग बनती संवरती है, तो बनने संवरने वाला आदमी खेती क्या करेगा? धोलावीरा होगा नहीं, हल रेखाओं के निशान आपका मिला है लोथल में, ठीक है। जैसे भी हो आपको याद करना है। ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, लोथल तो मैंने अभी जस्ट बताया ही आपको कि ये आपका व्यापारिक केंद्र है, तो व्यापार में हल का ही मिलेगा, कालीबंगा में मिला था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। ये प्यास लग गया, पीने दीजिए पहले पानी। हड़प्पा स्थल में आपका क्या हुआ? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। खोज किसने किया था? बीबी लाल ने किया था, और बीके थापर ने किया था, ध्यान रखिएगा, बीके थापर। कालीबंगा में देखिए अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यज्ञ वेदी भी आपका यहाँ से मिला है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा में क्या मिला है? यज्ञ वेदी भी मिला है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? मेसोपोटामियन भाषा, तो मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, ये आपका सुमेरियन थी। सुमेरियन जो है आपकी कहाँ की भाषा है? तो ये सुमेर की भाषा है। ये आपका क्लास 11 का क्वेश्चन है। मेसोपोटामियन भाषा कौन नहीं थी? तो सुमेरियन थी। अब देखिए, मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा वर्णन दिया गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के किनारे हुआ है। किस नदी के किनारे हुआ है? दजला और फरात। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। देखिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कोई सिंधु घाटी मानता है, कोई मेसोपोटामिया मानता है। हालांकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप लोग इसी को याद कर लीजिए। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। एनसीईआरटी आपका मेसोपोटामिया मानता है। एनसीईआरटी के क्लास 11 में आपका मेसोपोटामिया को प्राचीन सभ्यता बोला है। वहीं 12 क्लास का अगर हम बोले तो 12 का एनसीईआरटी में सिंधु घाटी सभ्यता भी दे देता है। हालांकि कहीं कहीं ये भी लिखा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है, लेकिन यहाँ के अनुसार हम यही चलते हैं कि प्राचीन सभ्यता किसकी है? मेसोपोटामिया की है, ठीक है। कांस्ययुगीन सभ्यता का यह उद्गम स्थल माना जाता है, और आप जानते भी हैं सिंधु घाटी सभ्यता को भी कांस्ययुगीन सभ्यता ही कहा जाता है। यहाँ सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलामाइट, अकाडियन, ये यहाँ की भाषा थी। यही क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले मिला था। एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। नॉर्मल सा बात है, पहले के टाइम में खेती ही करते थे लोग। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर की अगर हम बात करें
तो रंगपुर आपका जो है गुजरात में है। अब बोलेंगे सर इसको कैसे याद करें, तो सीधा सा बात है भाई, नरेंद्र मोदी जो है आपका गुजरात में धोलावीरा को फेमस किया, यूनेस्को का सूची में इसको डलवा दिया। तो यानी रंग बहुत बदलता है, गुजरात का आदमी रंग बहुत बदलता है पैसा कमाने के लिए, ध्यान रखिएगा। जैसे भी याद करेंगे, ये रंगपुर राज्य में है। किस नदी के किनारे? भादर नदी के समीप है। और इसकी भी खोज किसने के द्वारा की गई? रंगनाथ राव के द्वारा। कब? 1953-54 में। यहाँ पर धान का भूसी का ढेर मिला है। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के पास बने होते थे। तो नॉर्मल सा बात है भाई, ये जो बना हुआ रहता था ना, ये आंगन के पास बना रहता था। अब पहले के टाइम में आप अपना नानी घर देख सकते हैं, चारों तरफ इधर रूम बना हुआ है, बीच में आंगना है जहाँ पे हम लोग खेलते थे, ठीक है। तो घर के कमरे जो हैं एक आंगन के चारों तरफ बने रहते थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, या क्रांति की अवस्था भी। यहाँ पर जो है नॉर्मली 1 से 2 मंजिला घर होता था, ठीक है। और घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर से अलग एक स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुआं भी पाया गया है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई है? तो अग्निवेदियाँ कहाँ पाई गई है? तो अभी हम जस्ट बताए थे, कालीबंगा में अग्निवेदी पाई गई है। अब लीजिए, कालीबंगा यहाँ ऑप्शन ए में नहीं है, पदरी है, भगत राव है, लोथल है, मांडा है। तो मांडा में शायद था, चलिए देखते हैं। 30 का बी, लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुई है अग्निवेदिका, और ये भोगवा नदी के किनारे है। तो बी नंबर में क्या था भाई? लोथल। अच्छा, अग्निवेदियाँ आपका लोथल में भी पाया गया है, कालीबंगा में भी पाया गया है, ये आप रट लीजिएगा। अग्निवेदी जो है आपका लोथल और कालीबंगा दोनों जगह पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोथल के बारे में एक बात और आता है, इसको लघु हड़प्पा कहा गया या मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। चलिए आज 30 तक ही रहने देते हैं, इसको फिर आगे अगला वाला में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगला भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आशीष सर आप सभी के साथ, ये मेरा फ़ोन नंबर रहा, आप लोग एक बार कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको क्लास या और कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो। थैंक यू सो मच।